क्लास 6 का यह हिंदी का चैप्टर 1 है मातृभूमि। इस चैप्टर में जैसे भारत देश के प्राकृतिक और सुंदरता के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। जैसे अनेकों नदियों और झीलों के बारे में और पहाड़ों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे जैसे क नंबर में दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। तो 1 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है। तो हिंद महासागर के लिए इस कविता में सिंधु शब्द आया है, यानी सिंधु शब्द को हिंद महासागर कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे स्टार इसको बना देंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से है क्या है, भारत की प्रशंसा की गई है या भारत के महापुरुषों की जय की गई है या भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है या भारत की वीरता का बखान किया गया है। तो इस चैप्टर में, मातृभूमि चैप्टर में, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। ठीक है, जैसे हमारे देश में अनेकों पहाड़ है, अनेकों नदियाँ हैं और झरने हैं तथा अनेकों ऐसे वीर पुरुष हैं जो हमारे देश को मान और यश बढ़ाया, इसी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो 2 का हमारा ये ऑप्शन हो जाएगी। इसमें स्टार का चिन्ह ऐसे हम लगा देंगे। चलिए आगे आपका क्वेश्चन दिया गया है कि आप अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो इसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे क का एक नंबर का हमने यहाँ पे आंसर लिखा है कि इस कविता में सिंधु का प्रयोग हिंद महासागर के लिए किया गया है, इस कारण सिंधु शब्द को चुना गया है। सेकेंड का आंसर है यहाँ पे कि इस कविता में कवि द्वारा भारत की एक प्राकृतिक सुंदरता, समुद्र, पहाड़, पक्षियों के बारे में वर्णन किया गया है, इस कारण मैंने मातृभूमि कविता में भारत की प्राकृतिक सुंदरता के विकल्प को चुना है। ठीक है, चलिए इसमें आगे अब सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है, मिलान करने के लिए। ठीक है, देखिए इसमें 10 क्वेश्चन के तौर पर है, इसको सबको हमको मिलान करना है। जैसे देखिए हिमालय यहाँ पे दिया गया है, तो हिमालय का जो ऑप्शन हमारा होगा वो होगा भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वत। ठीक है, तो 1 नंबर का इसमें 10 हो जाएगा। 10 नंबर में त्रिवेणी, तो त्रिवेणी का हो जाएगा 3 नदियों की मिली हुई धारा संगम, त्रिवेणी। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका दिया है मलय पवन। तो मलय पवन का आपका हो जाएगा जैसे दक्षिणी भारत के मलय पवन, मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु। तो 3 नंबर का 6 नंबर हो जाएगा। जैसे सिंधु का देखिए, तो सिंधु का आपका हो जाएगा समुद्र एक नदी का नाम। सिंधु क्या है, सिंधु एक समुद्र नदी का नाम है। तो 8 नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन। गंगा जमुना, तो गंगा जमुना क्या है आपका, गंगा जमुना भारत की एक प्रसिद्ध नदियाँ है। गंगा जमुना सरस्वती जैसे हम ऐसे कह सकते हैं, ये भारत की प्रसिद्ध नदियाँ हैं। रघुपति, तो रघुपति हम किसको बोलते हैं, रघुपति श्री रामचंद्र का एक नाम है जो दशरथ के पुत्र थे, रघुपति या रघुवीर, इसको हम बोल सकते हैं। जैसे रघुपति या रघुवीर भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम था जो दशरथ जी के पुत्र थे। चलिए आगे दिए हैं श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण का आपको हो जाएगा श्री कृष्ण एक प्रसिद्ध और श्री कृष्ण, सॉरी यहाँ पे दिया है 2 नंबर में वासुदेव के पुत्र वासुदेव। श्री कृष्ण कौन थे, वासुदेव का पुत्र वासुदेव। तो आपका ऑप्शन इसमें 2 हो जाएगा। देखिए 8 नंबर में इसमें दिया है सीता। तो सीता कौन थी, जनक की पुत्री जानकी, जानकी जी ऐसे हम बोल सकते हैं। जैसे 9 नंबर में दिया है गीता। तो गीता एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत गीता जिसको हम बोलते हैं श्रीमद् भागवत गीता। इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। ठीक है, तो इस गीता के बारे में यहाँ पे 7 नंबर में वर्णन दिया गया है जो श्रीमद् भागवत गीता है, जिसमें वे प्रश्न है जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे, वे संवाद हुए थे। ठीक है, चलिए अब 10 नंबर में आपका दिया है गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ पे दिया है जैसे एक प्रसिद्ध महापुरुष और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, गौतम बुद्ध को ऐसे माना जाता है। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आगे इसमें हम देखते हैं, आगे इसमें दिया है आपका पंक्तियों पर चर्चा। तो इसमें आपका क्वेश्चन के तौर पे यहाँ पे दिया है कि कविता में से कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी
लेखन पुस्तिका में लिखे। जैसे देखिए यहाँ पे एक पंक्ति में दिया है कि वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। इसका इस श्लोक का हमको अर्थ लिखना है अपने कॉपी में। तो चलिए इसको हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए इस पंक्ति का अर्थ हमने यहाँ पे लिखा है। इन पंक्तियों में कवि ने भारत के वीरों की महानता तथा संतों की पवित्रता के बारे में बताया है कि यह वीरों की भूमि है जहाँ पर वीर पराक्रमी योद्धाओं ने जन्म लिया है तथा इसी भूमि पर बुद्ध जैसे ज्ञानी संत महात्मा ने जन्म लिया है, जिन्होंने पूरी दुनिया को मानसिक शांति और दया का उपदेश दिया, जो कि आज भी प्रेरणा के स्रोत माना जाता है। ठीक है, चलिए इसमें आगे अब देखते हैं। इसमें आगे आपका क्वेश्चन दिया है सोच विचार के लिए। कॉमन क्वेश्चन के तौर पर दिया गया है कि कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। कोयल कहाँ रहती है, तन मन कौन संवारती है, झरने कहाँ से झरते हैं, श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था, गौतम ने किसका यश बढ़ाया था। तो यहाँ पे हमने इसका आंसर लिखा है, आप देख सकते हैं कि कोयल कहाँ रहती है। तो इसका आंसर हमने लिखा है कि कोयल घनी अमराइयों में रहती है। ठीक है, तन मन कौन संवारती है, तो तन मन मलय पवन संवारती है। झरने कहाँ से झरते हैं, तो झरने पहाड़ियों से झरते हैं। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया था। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका 5 नंबर में कि गौतम ने किसका यश बढ़ाया था। तो गौतम बुद्ध ने अपने दया और ज्ञान से भारत देश का यश बढ़ाया था। तो क्वेश्चन इसमें 5 था जो कंप्लीट हुआ। आगे इसमें सवाल देखते हैं। ख नंबर में आपका दिया है कि नदियाँ लहर रही है, पग पग छहर रही है। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा या मौज उमंग वेग या जोश। छहर का अर्थ होता है बिखरना, छितराना, छिटकना या फैलना। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए कहाँ कहाँ छटा छहर रही है, किसका पानी लहर रहा है। देखिए इसका आंसर हमने लिखा है कि कहाँ कहाँ छटा छहर रही है, तो पग पग पर छटा छहर रही है। किसका पानी लहर रहा है, तो नदियों का पानी लहर रहा है। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे यहाँ पे हम देखते हैं। कविता की रचना के बारे में दिया गया है कि गंगा जमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है। जमुना शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है। कभी कविता की लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। आपको जो विशेष बातें दिखाई दे उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिखिए, जैसे सबसे ऊपर इस कविता का एक शीर्षक है। इसमें आगे क्वेश्चन दिया गया है मिलान से संबंधित कि स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। चलिए यहाँ पे हम कुछ सवाल दिया गया है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए लिखा है यहाँ पे कि वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो इसका हम मिलान करेंगे सही शब्द से। देखिए इसका होगा मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह मेरी माँ के समान है। जिससे इसका अर्थ यहाँ पे प्रकट रूप में दे दिया गया है कि वह जन्मभूमि मेरी और वह मातृभूमि मेरी। तो मैंने इसका यहाँ पे अर्थ दिया है कि मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी है, मेरी माँ के समान है। 2 नंबर में आपका दिया है कि चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। तो इसका आंसर होगा कि वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि वहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। ठीक है, वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है, इतनी आरामदायक है कि जितने भी पशु पक्षी और पेड़ पौधे हैं उनके बीच ही प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। ठीक है, अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है। तो इसका अर्थ होगा कि यहाँ आम के घने उद्यान हैं यानी बगीचे हैं जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे इसमें दिया गया है अनुमान कल्पना से सवाल पर कि अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती हैं। कोयल क्यों पुकार रही होगी, किसे पुकार रही होगी, कैसे पुकार रही होगी, इसमें सवाल के तौर पर दिया गया है। ठीक है, चलिए सवाल को यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे क नंबर आपका आंसर है यहाँ पे कि कोयल आम के घने छांव के बीच प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करके पुकार रही होगी। कोयल मानव को प्राकृतिक सुंदरता का परिचय कराने के लिए पुकार रही होगी, क्योंकि कोयल की मीठी आवाज़ सबको प्यारी लगती है और कोयल कुहू कुहू करके पुकार रही होगी।
ठीक है। चलिए आगे सवाल इसमें देखते हैं। ख नंबर में आपका सवाल दिया है। ख नंबर में आपका सवाल दिया है कि बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। पवन किसका तन मन संवारती है, वह यह कैसे करती है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमने लिखा है, जैसे कि ख नंबर का आंसर यहाँ पे कि मलय पवन सभी जीव जंतु तथा मानवों को तन मन संवारती है। वह यह कार्य अपनी खुशबू और सुंदरता से करती है। ठीक है। चलिए इसमें आगे अब दिया गया है शब्दों के रूप। नीचे शब्दों से कुछ जुड़ी गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। जैसे नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जगमग छटा निराली, पग पग छहर रही है। इन पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आया है। इसका अर्थ है हर पग। जैसे पग शब्द है यहाँ पे, इसमें पग 2 बार आया है। जैसे पग पग, तो हर पग या हर कदम पर या हर कदम पर। शब्दों के कुछ ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए गए हैं, उन्हें इनके अर्थ लिखिए। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है कुछ शब्द, यहाँ पे दिया है जैसे घर घर, बाल बाल, सांस सांस, देश देश, पर्वत पर्वत। इसको हमको लिखना है। जैसे यहाँ पे पग पग जैसे किताब में दिया था, तो पग पग को हर पग या प्रत्येक पग पर ऐसे हम बोल सकते हैं। तो जैसे घर घर को हम बोल सकते हैं प्रत्येक घर में या हर घर में या एक एक घर में। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। ठीक है। देखिए इसका भी आंसर हमने यहाँ पे लिखा है। जैसे घर घर का हो जाएगा प्रत्येक घर या हर घर या एक एक घर, बाल बाल प्रत्येक बाल या एक एक बाल। ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। सांस सांस यानी प्रत्येक सांस या हर सांस या एक एक सांस में। देश देश प्रत्येक देश, हर देश या एक एक देश। प्रत्येक पर्वत या एक एक पर्वत, ठीक है, या हर पर्वत। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ख नंबर में आपका सवाल दिया है कि वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जुड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ पता कीजिए। जिस संकेत में यहाँ पे दिया है तप, देव, भारत, जन्म, कर्म, कर्तव्य, मरु, मलय। इस प्रकार से इसमें दिया है। अब देखिए यहाँ पे जैसे भूमि शब्द दिया है, तो भूमि शब्द से जो रिलेटेड शब्द हैं उसको हमको यहाँ पे लिखना है। जैसे भूमि शब्द से यहाँ पे तप है, तो हो जाएगा आपका तपोभूमि। और यहाँ पे हो जाएगा देव है, तो देवभूमि हो जाएगा। भारत है, भारत भूमि हो जाएगा। जन्मभूमि, कर्मभूमि, कर्तव्य भूमि, मरुभूमि, ठीक है, यज्ञ भूमि, रंग भूमि। 6 इसमें क्वेश्चन, 6 इसमें नाम लिखना है। तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे मल्ल भूमि, जगह भूमि, रंग भूमि, रणभूमि, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं। इसमें नीचे दिए गए पंक्तियों को पढ़िए। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। फिर देखिए यहाँ पे दिया है कि दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है। जैसे दया, दया मतलब किसी का उपकार कोई किया तो उस पर उसको दया किया, और दिया यानी किसी को कोई चीज़ या कोई वस्तु दिया। तो दोनों शब्दों में बहुत ही अंतर है, केवल एक मात्रा का अंतर है। ठीक है। लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल गया है। जैसे दया शब्द है और दिया शब्द, इन दोनों में बहुत ही अंतर है। आप भी अपने समूह में मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनमें केवल एक मात्रा का अंतर हो। जैसे घड़ा, घड़ी। जैसे घड़ा पानी पीने वाला जो घड़ा है, और दूसरी तरफ घड़ा से ही बने शब्द घड़ी, जिसमें हम लोग समय को देखते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमको शब्द लिखना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे हमने इसका लिखा है, घड़ा घड़ी हो जाएगा, फल और फूल हो जाएगा। दोनों में काफ़ी अंतर है। फल एक तरफ है और फूल एक तरफ, अलग अलग है। जैसे हाथ हो जाएगा, तो इसका हाथ या हाथी। नाव, नींव। पाया या पिया। सौ, शिव। जाना, जीना। पाना या पीना। तो इस प्रकार से हमारा यह आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें क्वेश्चन आपका दिया गया है आपकी बात में कि क नंबर में कि इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं, वह स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की विशेषता करें। दिया है कि आप भारत किस स्थान पर रहते हैं। ठीक है। तो आप जिस स्टेट में
जिस राज्य में रहते हैं उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं भारत के बिहार राज्य का निवासी हूँ, जहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अत्यंत निराली है। यहाँ हरे भरे लहलहाते फसल तथा चिड़ियों की मीठी चहक और नदियों का स्वच्छ जल जो कि घरों और शहरों से होकर निकलती है, यह एक मनोरम दृश्य लगता है। यहाँ की जलवायु भी मनमोहक लगती है, जो कि हमें प्राकृतिक सुंदरता का एहसास कराता है तथा अनेकों ऐसे धर्म स्थल और तीर्थ स्थल हैं जो कि पर्यटकों या यात्रियों के लिए एक दर्शन का केंद्र रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने अपने सोच विचार से लिखा है। आप जहां भारत देश के जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें आगे आपका क्वेश्चन दिया गया है कि अपने परिवार के किसी सदस्य मित्र के बारे में लिखिए, उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। तो ये आपका प्रश्न है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अपने परिवार के किसी एक सदस्य या मित्र के बारे में जो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे मित्र ही उसकी आदत आपकी कैसी लगती है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है ख नंबर में। चलिए आगे इसमें दिया है कि श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। बंसी बांसुरी को कहते हैं, यह मुंह से फूंककर बजाया जाने वाला एक वाद्य यानी बाजा है। नीचे फूंककर बजाए जाने वाले कुछ वाद्य यंत्रों के नीचे दिए गए हैं चित्र दिए गए हैं, इनके नाम शब्द जाल से खोजिए और सही चित्र के नीचे लिखिए। जैसे देखिए यहाँ पे जितने भी मैंने वाद्य यंत्रों का नाम शब्द जो इसमें दिया गया है उसको खोजना है और खोजकर इसमें जो आपका फिगर दिया गया है, चित्र दिया गया है, इसमें आपको लिखना है। जैसे देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग जो आ से ये शब्द है इसमें हमको खोजना है। तो इसमें आपका हो जाएगा अलगोजा, अलगोजा शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है अलगोजा। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी शब्द दिया है, तो ये बीन है, हम सभी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा बिन शब्द खोजना है, तो बिन शब्द इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे इसमें दिया गया है ये बांसुरी का यहाँ पे फिगर दिया है बांसुरी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बांसुरी। इस प्रकार से हमको खोजना है। ठीक है, फिर इसमें आगे देखिए आपका दिया गया है, जैसे ये एक प्रकार का सिंगी बोलते हैं इसको हम, सी से यहाँ पे जैसे दिया गया है, तो इसको यहाँ पे हम इसमें खोजेंगे कि इसमें कौन सा उसका वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंगी। ठीक है, फिर आगे इसमें देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका, जैसे ये शहनाई है, जैसे स शब्द से है, तो इसमें हमको स शब्द से खोजना है कि कौन से ऐसे वाद्य यंत्र हैं। तो स शब्द से आपका क्या हो जाएगा सहनाई, सहनाई, तो सहनाई हो जाएगा आपका इस प्रकार से। फिर इसमें आगे देखिए दिया गया है, जैसे इसको हम ना शब्द से दिया गया है, तो इसमें यहाँ पे लिखा गया है नाद स्वरम, नाद स्वरम। तो इसमें हमको देखना है कि वह कौन से शब्द बनता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे नाद स्वरम, यहाँ से यहाँ तक इसमें फिगर में दिया गया है। फिर इसमें दिया है, जैसे इसको हम बोलते हैं भंकोरा और इसको हम बोलते हैं शंख, स से शंख। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे आपका हो जाएगा यहाँ पे भंकोरा और बचा हमारा जो शब्द अंतिम है शंख है, तो इसमें आपका इस प्रकार से हो जाएगा शंख। ठीक है, चलिए इसमें आपका दिया गया है, जैसे देखिए यहाँ पे शब्द दिया गया है, ये पहली के तौर पर, जैसे देखिए स म ह गर, इसको हमको शुद्ध शब्द बनाना है। तो देखिए स म ह गर, इसको यदि हम शुद्ध शब्द बनाएंगे इस चैप्टर से, तो ये हो जाएगा महासागर। ठीक है, मैंने इस चैप्टर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे देखिए ह म य ल, तो ये क्या हो जाएगा हिमालय, हिमालय हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे ग और ग दिया है, तो ये क्या हो जाएगा गंगा। यहाँ पे भ दिया है, भ त और र, तो ये हो जाएगा शुद्ध शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारत। जैसे देखिए ल क य, ल क य, तो यह क्या हो जाएगा इस चैप्टर से संबंधित। जैसे कोयल हो जाएगा कोयल, कोयल। ठीक है, यहाँ पे देखिए व न प, तो ये क्या हो जाएगा पवन, पवन हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे इसका आंसर हमने कॉपी में भी लिखा है, आप देख सकते हैं। जैसे जितने भी ये वाद्य यंत्र हैं तो यहाँ पे उसको मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं सबका। और देखिए यहाँ पे महासागर, हिमालय, गंगा, भारत, कोयल और पवन। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे इसमें देखते हैं। जैसे कि इसमें आपका देखिए ये आपका यहाँ वंदे मातरम दिया गया है, इसका एक एक शब्द को यहाँ पे भावार्थ को वर्णन किया गया। जैसे वंदे मातरम, वंदे मातरम, इसका अर्थ यहाँ पे दिया गया है कि हे माता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। सुजलाम सुफलाम, तुम जल से भरी हुई हो और फलों से परिपूर्ण हो। मलय शीतलम, तुम्हें मलय से आती हुई पवन शीतलता प्रदान करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है। चलिए यहाँ तक हमारा चैप्टर था, जो कि यह चैप्टर कंप्लीट हो गया।